हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग एवोल्यूशन। आज के इस वीडियो में आपको मिलने वाला है जनरल साइंस के 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके हर एक वनडे एग्जाम में पूछे जाते हैं। और इस वीडियो में आपको बहुत ही जबरदस्त अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिलने वाले हैं। यदि आप हमारे भी चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। तो चलते हैं, हम स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है हमारा कि आंसुओं में कौन सा पदार्थ घुला रहता है। ऑप्शन नंबर ए है सामान्य नमक, बी समुद्र, सी स्टार्च और डी है आपका ग्लूकोज। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा सामान्य नमक। हमारे आंसू में जो होता है वो सामान्य नमक, उसमें वो पदार्थ घुला होता है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, लोहे पर जंग लगती है, इसके पीछे क्या कारण है। तो ऑप्शन ए है फेरिक ऑक्साइड, ऑप्शन बी है जलयोजित फेरस तथा फेरिक ऑक्साइड से, ऑप्शन सी क्षारकीय फेरस एवं फेरिक कार्बोनेट से, और ऑप्शन डी आपका उपयुक्त सभी के कारण। तो इसमें आपका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि लोहे पर जंग लगने का ये तीन के तीनों कारण हो सकते हैं। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंसुलिन की खोज किसने की थी। ये हर एक किसी क्वेश्चन में बार बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, तो इसलिए मैं इसको इंपॉर्टेंट समझता हूँ। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन होगा बेंटिक ने, दूसरा होगा डोमिक ने, सी नंबर ऑप्शन होगा रोनाल्ड रोच ने, और डी नंबर होगा हार्वे ने। तो इसमें आपको ये एनिमेशन में दिख रहा है कि फ्रेडरिक बेंटिक ने इंसुलिन की खोज करी थी, इसलिए आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। इंसुलिन की खोज किसने करी थी? बेंटिक ने। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक मिश्र धातु है। ऑप्शन ए जस्ता, ऑप्शन बी स्टील, ऑप्शन सी सीसा, ऑप्शन डी एल्यूमिनियम। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा स्टील। स्टील आपका मिश्र धातु होता है। स्टील में दो धातुओं का मिश्रण होता है, पहला आयरन और दूसरा आयरन प्लस कार्बन। ये दोनों धातुएं मिल करके स्टील का निर्माण करती हैं। तो इसलिए जो भी ऑप्शन हमारा सही है वही हमारा सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्रबल क्षारीय ऑक्साइड बनाता है जब ऑक्सीजन में जलता है। ऑप्शन ए फास्फोरस, ऑप्शन बी सोडियम, ऑप्शन सी लोहा एंड ऑप्शन डी गंधक। फास्फोरस, सोडियम, लोहा, गंधक, इनमें से प्रबल क्षारीय ऑक्साइड बनाने वाला जो धातु है वो है सोडियम। जब इसे सोडियम को ऑक्सीजन के साथ जलाया जाता है तो जो ऑक्साइड आपको प्राप्त होता है वो बहुत ही प्रबल क्षारीय होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायनामाइट के आविष्कारक निम्नलिखित में से कौन है। ऑप्शन ए आइंस्टाइन, ऑप्शन बी न्यूटन, ऑप्शन सी अल्फ्रेड नोबेल और ऑप्शन डी मैडम क्यूरी। तो सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि जो डायनामाइट होता है वो एक प्रबल विस्फोटक होता है, युद्धों में इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा अल्फ्रेड नोबेल। अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट को 1867 में सबसे पहले आविष्कार किया था। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जाता है, जिसको पीओपी भी बोलते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट से, जिप्सम से, यूरिया से या फिर कार्बन से। तो मैं आपको बता दूं, प्लास्टर ऑफ पेरिस जिप्सम से प्राप्त होता है। जिप्सम का फार्मूला होता है CaSO4 इंटू हाफ H2O। ये होता है हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला, और इसे प्राप्त किया जाता है जिप्सम से। तो जिप्सम का फार्मूला होता है CaSO4 इंटू 2H2O। ठीक है, इस तरह से हमें ये जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है वो जिप्सम से प्राप्त होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रडार में किस प्रकार की तरंगे होती हैं। तो ऑप्शन ए विद्युत तरंगे, ऑप्शन बी विद्युत चुंबकीय तरंगे, ऑप्शन सी ध्वनि तरंगे, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो रडार में जो तरंग होती है उसकी प्रकृति होती है विद्युत चुंबकीय तरंगे, यानी वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है। इसलिए ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, आकाश के नीले दिखाई देने का मुख्य कारण है। ऑप्शन ए सूर्य की रोशनी नीली होती है इसलिए, या वायुमंडल में उपस्थित धूल
आदि के कणों द्वारा सौर किरणों का प्रकीर्णन हो जाता है। इसके लिए ऑप्शन सी प्रकाश परावर्तन और ऑप्शन डी प्रकाश के अपवर्तन के कारण। तो इसमें आपका कारण बताना है कि क्या कारण है कि आकाश का रंग नीला दिखाई देता है दिन के समय में। तो इसमें आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, क्योंकि वायुमंडल में उपस्थित जितने धूल के कण वगैरह हैं वो जब सूर्य की किरणें उसके ऊपर आती हैं तो प्रकीर्णित हो जाती हैं, यानी बिखर जाती हैं, जिसके कारण उसमें से केवल नीला प्रकाश ही फिर वापस आसमान में पहुंचता है धरती से टकराने के बाद। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जो आकाश का रंग नीला दिखाई देने का कारण है वो ये है कि वायुमंडल में उपस्थित धूल आदि के कणों द्वारा सौर किरणों का प्रकीर्णन होने के कारण। ओके, तो ऑप्शन बी आपका इसमें करेक्ट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूती और ऊनी रेशों में अंतर ज्ञात किया जा सकता है। मतलब सूती और ऊनी रेश में कैसे अंतर ज्ञात करेंगे? क्या हम छूकर पता लगा सकते हैं, या जला करके, या NaOH से क्रिया करा के, या H2SO4 होना चाहिए यहाँ पर, H2SO4 से क्रिया करा के। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर, क्योंकि सूती और ऊनी रेशों में अंतर उसको जला के किया जा सकता है। सूती वस्त्र जलते हैं बहुत, मतलब बहुत कम इसमें ज्वलनशीलता होती है, लेकिन ऊनी वस्त्र जल्दी जल जाते हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि सूती और ऊनी वस्त्र को जला करके उनके रेशों में अंतर निकाला जा सकता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बर्फ पर दाब बढ़ाने से उसका गलनांक घट जाएगा, ऑप्शन बी बढ़ जाएगा, ऑप्शन सी अपवर्तित रहेगा, या ऑप्शन डी शून्य हो जाएगा। तो मैं आपको बता दूं, बर्फ पर अगर दाब बढ़ाते हैं तो उसका जो गलनांक होता है, मेल्टिंग पॉइंट, ऑटोमेटिक घट जाती है, क्योंकि जब बर्फ पर दाब डालते हैं तो उसको कम टेम्परेचर देना पड़ता है मेल्ट करने के लिए, यानी उसके ऊपर प्रेशर अगर दे देते हैं तो वो बर्फ ऑटोमेटिक गलने लगता है, यानी उसका गलनांक कम हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से इसका आंसर होगा कि बर्फ पर दाब बढ़ाने पर उसका गलनांक घट जाएगा। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से गलत कथन कौन सा है? लोहा पानी में डूब जाता है, लकड़ी पानी में तैरती है, पारा पानी पर तैरता है, या पारे में लोहा तैरता है। तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा कथन गलत है। गलत बताना है, सही नहीं बताना, इस पर ध्यान देना है आपको। तो लोहा पानी में डूब जाता है, ये सही है। लकड़ी पानी में तैरती है, ये भी सही है। पारे में लोहा तैरता है और पारा पानी पर तैरता है। देखिए, पारे में लोहा तैरता है ये बात सही है, बट पारा पानी में तैरता है ये बात गलत है, क्योंकि पारा जो होता है वो पानी से ज्यादा अधिक घनत्व वाला होता है, इसलिए पानी में पारा डूब जाता है। ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा सी, क्योंकि इसने पूछा कौन सा गलत है। तो इसमें 3 सही हैं, ए, बी और डी, ये स्टेटमेंट सही हैं, जबकि ये स्टेटमेंट आपके गलत हैं, और इसमें आपसे गलत पूछा था, इसलिए ऑप्शन सी आपका करेक्ट है इस क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, संतरे में कौन सा विटामिन अधिक होता है? विटामिन डी, विटामिन ए, विटामिन सी, या विटामिन बी? तो संतरे में विटामिन सी अधिक होता है, क्योंकि जितने भी खट्टे पदार्थ होते हैं उनमें सब में विटामिन सी पाई जाती है, इसलिए हम कह सकते हैं कि संतरे में विटामिन सी अधिक मात्रा में होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है आज का, निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंगों का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक है? मतलब आपको बताना है किस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो वेव लेंथ है वो सबसे ज्यादा होता है। क्या पराबैंगनी किरणों का ज्यादा होता है, सूर्य की रोशनी का ज्यादा होता है, गामा किरणों का ज्यादा होता है, या अवरक्त किरणों का ज्यादा होता है? तो पराबैंगनी किरण को हम अल्ट्रा वायोलेट रेज कहते हैं, सूर्य की रोशनी को आप जानते हैं सनलाइट कहते हैं, गामा को हम गामा रे कहते हैं, अवरक्त किरणों को हम इंफ्रारेज कहते हैं। तो इंफ्रारे की जो वेव लेंथ होती है वो इन तीनों में सबसे अधिक होती है, और इंफ्रारे को कुत्ते जैसे जानवर सुन पाते हैं, इसलिए आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इसमें डी। ठीक है, तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का हमारा है कि सबसे हल्की धातु कौन सी है? तो ऑप्शन ए है लिथियम, ऑप्शन बी है इरिडियम, ऑप्शन सी है एल्यूमिनियम, ऑप्शन डी ओस्मियम। तो इसमें इस ऑप्शन के थ्रू अगर जाएं तो भी लिथियम सबसे हल्की धातु होती है, और अगर इसके अलावा और भी कोई ऑप्शन होता तो भी इसमें हम लिथियम ही सबसे हल्की धातु बताते। अगर ऑप्शन में हमारे लिथियम है तो लिथियम इज द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि लिथियम और सभी धातुओं से सबसे हल्की धातु होती है। ठीक है, चलते हैं
अगले क्वेश्चन की तरफ। और आज का अगला क्वेश्चन है, ध्वनि की गति सर्वाधिक होती है। आपको बताना है ध्वनि की गति सबसे तेज किसमें होती है। क्या वायु में होती है, जल में होती है, निर्वात में होती है या स्टील में होती है। तो मैं आपको बता दूं, जो ध्वनि की गति होती है वो सघन माध्यम में सबसे तेज चलती है। तो इसमें आपको देखना है कि वायु, जल, निर्वात और स्टील में सबसे सघन कौन सा माध्यम है। तो मेरे हिसाब से स्टील सबसे सघन माध्यम हो सकता है, क्योंकि निर्वात, जल और वायु, वायु तो एयर है, निर्वात भी कुछ होता नहीं है, जल स्टील से कम घनत्व वाला होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसमें करेक्ट होगा। स्टील में ध्वनि की सर्वाधिक गति होती है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, लेट्स गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, जब किसी धातु को गर्म किया जाता है तो उसका घनत्व बढ़ता है, कोई अंतर नहीं होता, कम हो जाता है, उपयुक्त में से कोई नहीं। अब देखिए, घनत्व किसे कहते हैं। घनत्व बराबर होता है मास अपॉन वॉल्यूम, यानी जब आप डेंसिटी इक्वल टू होती है मास अपॉन वॉल्यूम। जब किसी धातु को हम गर्म करेंगे तो उसका, उसमें पूछा हुआ है उसका घनत्व के, मतलब उसके घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आपको बता दूं कि जब उसे गर्म करेंगे तो उसका घनत्व ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही है। क्यों कम हो जाएगा, क्योंकि जब उसे गर्म करेंगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा, जब वॉल्यूम बढ़ेगा तो डेंसिटी घटेगी, क्योंकि डी वी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जब किसी भी धातु को गर्म करते हैं उसका आयतन ऑटोमेटिक बढ़ने लगता है, और जब बढ़ने लगता है तो डेंसिटी ऑटोमेटिक घट जाती है। इसलिए ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल रंग का गुलाब हरी रोशनी में कैसा दिखाई देता है। लॉजिकल क्वेश्चन है। क्या पीला दिखाई देता है, गुलाबी दिखाई देता है, काला दिखाई देता है या लाल दिखाई देता है। तो लाल रंग का गुलाब जो होता है वो हरी रोशनी में आपको काला दिखाई देता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध की शुद्धता किस यंत्र द्वारा नापी जाती है। क्या मैनोमीटर से नापी जाती है, हाइड्रोमीटर से नापी जाती है, लैक्टोमीटर से नापी जाती है या फेदोमीटर से नापी जाती है। तो इसमें आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट है, क्योंकि दूध की शुद्धता लैक्टोमीटर से नापी जाती है। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, लुढ़कती हुई गेंद कुछ दूर लुढ़कने के बाद स्वयं रुक जाती है, निम्नलिखित में से किस कारण से। आपको कारण बताना है, क्या कारण है कि लुढ़कती हुई गेंद कुछ दूर जाने के बाद वो रुक जाती है। क्या घर्षण बल के कारण, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, जड़त्व के कारण या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मैं आपको बता दूं कि जो गेंद होती है जब जमीन पर लुढ़काई जाती है तो उस पर एक फोर्स लगता है, बल लगता है। उस बल का नाम है गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल जब तक उसे एक्सेलरेट, जब तक उसमें एक्स्ट्रा फोर्स होती है तब तक उसे वो मतलब चलती रहती है। जैसे ही उसका एक्सेलरेशन खत्म होता है, उसके अंदर का फोर्स खत्म होता है, तो उस पर ग्रेविटी के कारण वो ऑटोमेटिक रुक जाती है। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि दो समांतर दर्पणों के बीच प्रतिबिंब बनते हैं। तो दो समांतर दर्पण के बीच कितने प्रतिबिंब बनते हैं। क्या 2 बनते हैं, 4 बनते हैं, 8 बनते हैं या अनंत बनते हैं। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा अनंत बनते हैं। यानी कि दो प्रतिबिंब, दो समांतर अगर दर्पण रख दिए जाए ऐसे और ऐसे, तो इनके बीच में किसी का भी जो प्रतिबिंब बनेगा वो अनंत बनेगा, क्योंकि इस पर भी बनेगा, फिर इस पर बनेगा, फिर इसका वाला प्रतिबिंब इस पर बनेगा, फिर इस पर। इस पर मल्टीपल रिफ्लेक्शन होने के कारण इसमें किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब अनंत संख्या में बनता है। तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है, जब कोई जहाज नदी में से समुद्र में प्रवेश करता है तो क्या होता है। ऊपर उठ जाता है, नीचे धंस जाता है या उसके स्तर में कोई बदलाव नहीं आता है या उपयुक्त सभी। तो मैं आपको बता दूं कि जब कोई जहाज नदी में से समुद्र में प्रवेश करता है तो वो अपने स्तर से थोड़ा सा ऊपर उठ जाता है। इसका रीजन यह है कि नदी में पानी का जो घनत्व है वो कम होता है, जबकि समुद्र में पानी का घनत्व अधिक होता है। इसलिए कह सकते हैं कि जो जहाज होती है उसका स्तर जो है वो पानी से थोड़ा सा ऊपर हो जाता है जब नदी से वो समुद्र में आती है तब। इस तरह से आपका ऑप्शन ए सही है क्वेश्चन नंबर 22 के लिए। अब क्वेश्चन नंबर 23 है, एल्यूमिनियम किस खनिज से प्राप्त की जाती है। क्या मोनामाइट से, एंथ्रासाइट से,
बॉक्साइट से या थोरियम से। तो एल्यूमिनियम का जो अयस्क होता है वो बॉक्साइट होता है, बॉक्साइट से एल्यूमिनियम प्राप्त की जाती है, इसलिए 23 का ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, जल में अस्थायी कठोरता का कारण है। देखिए, कठोर जल दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं अस्थायी कठोर जल, एक होते हैं अस्थायी कठोर जल। तो जो अस्थायी कठोर जल होते हैं उसमें इन चारों ऑप्शन में से बताना है कि कौन सा कारण है, क्या उसमें पाया जाता है तो वो जल अस्थायी कठोरता धारण कर लेता है। क्या मैग्नीशियम कार्बोनेट, ऑप्शन बी कैल्शियम क्लोराइड, ऑप्शन सी जिंक क्लोराइड, ऑप्शन डी कैल्शियम बाइकार्बोनेट। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा कैल्शियम क्लोराइड। कैल्शियम क्लोराइड होने की वजह से जल में अस्थायी कठोरता आती है, तो इसलिए 24 क्वेश्चन का ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, कैलोरी की मापन इकाई क्या है। मतलब कैलोरी में किसे मापा जाता है। क्या ऊष्मा को कैलोरी में मापते हैं, या ठोस को कैलोरी में मापते हैं, या तरल को मापते हैं, या ध्वनि को मापते हैं। तो मैं आपको बता दूं, ऊष्मा को कैलोरी में मापा जाता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। और इसमें तीन के तीनों आंसर इस क्वेश्चन के लिए गलत हैं, इसलिए ऑप्शन ए सही है। ठीक है, अब चलते हैं अगला क्वेश्चन हमारा है, सूर्य उदय होते समय व डूबते समय लाल क्यों दिखाई देता है। ऑप्शन ए विकिरण के कारण, ऑप्शन बी जलवाष्प के कारण, ऑप्शन सी धूल के कारण, और ऑप्शन डी है प्रकीर्णन के कारण। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि विकिरण का मतलब होता है रेडिएशन, रेडिएशन से सूर्य के उगने और डूबने से कोई मतलब नहीं है। जलवाष्प का इसमें कोई लेना देना नहीं है। धूल के कारण आकाश नीला दिखाई देता है, इसका ये रीजन है। प्रकीर्णन होने के कारण सूर्य उदय होते समय और डूबते समय लाल दिखाई देता है, क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्णन बहुत कम होता है, बाकी और सारे रंग प्रकीर्णित हो जाते हैं, इसलिए सूर्य उगते समय और डूबते समय आपको लाल दिखाई देता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, घरों में विद्युत संयंत्र जोड़े जाते हैं। ये फिजिक्स का क्वेश्चन है आपका। घर में जो विद्युत संयंत्र हैं, क्या वो सीरीज में जोड़े जाते हैं, या पैरेलल में जोड़े जाते हैं, या मिश्रित क्रम में जोड़े जाते हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो आपको मैं बता दूं कि अपने घरों में जो हम विद्युत संयंत्र को जोड़ते हैं, मतलब जो भी इलेक्ट्रिक डिवाइस हम ऐड करते हैं, जोड़ते हैं, वो सब कनेक्ट होते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन में, यानी समांतर क्रम में जुड़े होते हैं, इसलिए ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। ठीक है, श्रेणी क्रम में घरों में विद्युत संयंत्र को नहीं जोड़ा जाता। श्रेणी क्रम में जुड़े हुए संयंत्र, जैसे जो हमारे यहाँ लड़ियाँ आती हैं, दीपावली वगैरह और फेस्टिवल में अपने घरों में सजाते हैं, उसमें लगे हुए बल्ब जो होते हैं वो सारे श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं। जो हमारे घरों में विद्युत संयंत्र लगे होते हैं, इलेक्ट्रिक डिवाइसेस, वो सारे समांतर श्रेणी में लगे होते हैं। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन हमारा है, लोहे में जंग लगना है एक क्या भौतिक क्रिया है, रासायनिक क्रिया है, सामान्य क्रिया है, या इनमें से कोई नहीं। तो लोहे में जंग लगने का कारण है रासायनिक क्रिया, ये एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है। तो विद्युत बल्ब का फिलामेंट क्या क्रोमियम का बना होता है, टंगस्टन का बना होता है, या तांबा का बना होता है, या जस्ता का बना होता है। तो जो हमारे यहाँ विद्युत बल्ब आते हैं ना, वो उसके अंदर जो फिलामेंट लगा होता है टंगस्टन का लगा होता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, केतली में पानी का गर्म होना उदाहरण है चालन का, संवहन का, विकिरण का, या फिर संघनन का। तो मैं बता दूं आपको, केतली में पानी का गर्म होने का कारण है चालन का। ठीक है, इसमें आपको लगाना है चालन। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा 31। SI में बल का मात्रक क्या है। बल का मात्रक SI यूनिट में क्या है, क्या जूल है, न्यूटन है, वाट है, या फिर घन सेंटीमीटर है। तो बल का SI यूनिट न्यूटन होता है, जूल होता है कार्य की यूनिट, वाट होती है शक्ति की यूनिट, और घन सेंटीमीटर यूनिट नहीं होती है, वॉल्यूम का है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वायु क्या है, क्या वायु एक तत्व है, या मिश्रण है, या यौगिक है, या इनमें से कोई नहीं। आपका आंसर होगा ऑप्शन बी, क्योंकि वायु ना तो तत्व है ना तो यौगिक है। वायु हमारा मिश्रण होता है, क्योंकि वायु में कई सारे गैसों का
मिश्रण पाया जाता है और धूल कणों का भी मिश्रण पाया जाता है, इसलिए ये मिश्रण है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में किसके द्वारा बदला जाता है? ट्रांसफार्मर के द्वारा, अमीटर के द्वारा, गैल्वेनोमीटर के द्वारा, डायनेमो के द्वारा। तो ट्रांसफार्मर से हम इलेक्ट्रिक करंट की धारा को कम और ज्यादा करते हैं। अमीटर से हम धारा को नापते हैं। गैल्वेनोमीटर से धारा की दिशा ज्ञात की जाती है। लेकिन डायनेमो होता है, डायनेमो एक ऐसा यंत्र है जिसमें यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में बनाया जाता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट किया जाता है, जिसे हम इलेक्ट्रिक जनरेटर भी बोलते हैं। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, यदि पृथ्वी पर से कोई चट्टान चंद्रमा पर ले जाई जाएगी तो क्या होगा? ऑप्शन ए, उसके भार में कोई अंतर नहीं आएगा, या उसकी मात्रा में कमी आएगी, या उसके भार में कमी आएगी, उसके भार में वृद्धि होगी। तो मैं आपको बता दूं, पृथ्वी से चंद्रमा पर जो गुरुत्वीय शक्ति होती है वो 1/6 भाग होती है। कहने का मतलब है कि कोई भी वस्तु अगर पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार ज्यादा है, उसे चंद्रमा पर ले जाएंगे तो उसके भार में कमी आएगी, क्योंकि वहां पर ग्रेविटी कम है, भार ग्रेविटी पर डिपेंड करती है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है आज का, कि सल्फर का उपयोग होता है, सल्फर का उपयोग क्या डायनामाइट में होता है, गन पाउडर में होता है, बारूद में होता है, या सभी में होता है? तो जो सल्फर होता है, जिसको हम गंधक बोलते हैं, तो वो इन तीनों में होता है। डायनामाइट में भी होता है, गन पाउडर में भी होता है, बारूद में भी होता है, और बारूद में भी तो होता ही है, इसलिए ऑप्शन डी आंसर आपका सही है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हमारा है, बिल्ली को रात में अधिक दिखाई देता है, क्या कारण है? स्वभाववश के कारण, या पुतली की विशेष बनावट की वजह से, या दिन में नींद आने से, या इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि पुतली की बनावट की वजह से। अगला क्वेश्चन हमारा है, एक बार फिर से देखते हैं, बिल्ली को रात में अधिक दिखाई देता है, क्या कारण है? स्वभाववश के कारण, पुतली की विशेष बनावट की वजह से, या दिन में नींद आने की वजह से, या इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा पुतली की विशेष बनावट के कारण। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है, ऊष्मा की सबसे अधिक अच्छी चालक धातु कौन सी है? क्या सोना है, एल्यूमिनियम है, चांदी है, या फिर पीतल है? तो ऑप्शन सी इसमें करेक्ट है। चांदी ऊष्मा का भी अच्छी सुचालक होती है और विद्युत का भी अच्छी सुचालक होती है। अगला क्वेश्चन हमारा है, कि गर्मी में मकान को सफेद रंग से पुतवाना क्यों पसंद करते हैं? तो आंख को अच्छे लगते हैं, इसके लिए, क्या ऊष्मा के कुचालक होते हैं, इसके लिए, या ऊष्मा के अच्छे परावर्तक होते हैं, इसके लिए, या ऊष्मा के सुचालक होते हैं, इसके लिए? तो इसमें मैं बता दूं आपको, ऊष्मा का ये अच्छा परावर्तक है, क्योंकि घर पर गर्मी में जब ऊष्मा पड़ती है, सूर्य की लाइट पड़ती है, तो दीवारें गर्म हो जाती हैं। अगर वो व्हाइट कलर से पेंटेड हैं, तो जो हमारी व्हाइट लाइट आती है, या फिर जो सन की रेज आती है, वो अधिक अच्छे से रिफ्लेक्ट हो जाती है, और हमारे घरों में उतनी गर्मी नहीं रहती, दीवारें उतनी गर्म नहीं होती। इसलिए गर्मी में मकान को सफेद रंग से पुतवाना आवश्यक होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, केतली में लकड़ी का हैंडल क्यों लगाते हैं? फैशन की वजह से, लकड़ी की ताप का कुचालक है और हैंडल गर्म नहीं होता, हल्का होता है, या इनमें से कोई नहीं? तो ये भी बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन है। केतली में लकड़ी का हैंडल, लकड़ी ताप का कुचालक होता है, जिससे कि हैंडल गर्म हो जाती है, लेकिन वो लकड़ी आपकी गर्म नहीं होती है, इसलिए आप उसमें लकड़ी के हैंडल लगवाते हैं ताकि आपके हाथ ना जलें। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है, एक ही ताप एवं दाब पर समान आयतन वाली गैसों में अणुओं की संख्या समान होती है। निम्नलिखित में से यह नियम कौन सा है? क्या ये बॉयल का नियम है, चार्ल्स का नियम है, गैलुसाक का आयतन संबंधी नियम है, या फिर अवोगाद्रो की परिकल्पना का नियम है? तो ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन। इसमें आपको लगाना है ऑप्शन डी, क्योंकि अवोगाद्रो ने बताया कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पर जो किसी भी टाइप की जो गैस होती है, उसका वैल्यू हमेशा फिक्स होता है। उसमें नंबर्स ऑफ जो मॉलिक्यूल होते हैं गैस के, वो इक्वल होते हैं। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अवोगाद्रो संख्या की अगर बात करें, तो अवोगाद्रो संख्या होती है, इसको MA से दिखाया जाता है, 6.022 × 10⁻23 पार्टिकल इसमें पाए जाते हैं। इस तरह से हम बता सकते हैं कि इसमें जो है
ये अवोगाद्रो की परिकल्पना का नियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि बायोगैस का मुख्य अवयव है, इथेन है, अमोनिया है, मीथेन है या फिर एथिलीन है। सही आंसर इसका हो जाएगा सी, क्योंकि बायोगैस में मीथेन पाया जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि जब हम वायुमंडल में ऊपर की ओर जाते हैं तो क्या होता है, ताप कम होता है तथा दाब बढ़ता है, ताप बढ़ता है तथा दाब कम होता है, ताप तथा दाब दोनों बढ़ते हैं, ताप एवं दाब दोनों ही घटते हैं। तो जैसे जैसे हम पृथ्वी से ऊपर की ओर जाते हैं वायुमंडल में, हमारा ताप और दाब दोनों ही घटने लगते हैं, क्योंकि पृथ्वी की सतह पर दाब भी ज्यादा है और ताप भी ज्यादा है। इसलिए ऑप्शन डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन रहेगा आज का, नेत्र के लेंस में फोकस दूरी किसके द्वारा सही रखी जाती है? क्या रेटिना के द्वारा, आइरिस के द्वारा, सिलेरी मांसपेशियों के द्वारा या कॉर्निया के द्वारा? तो ऑप्शन इसमें हो जाएगा आपका सिलेरी मांसपेशियों के द्वारा। इसकी हिंदी पश्चिमाभिपेशिया भी होता है। पश्चिमाभिपेशियां हमारे आंखों के लेंस की फोकस दूरी को एडजस्ट करती हैं, संयोजित करती हैं, इसलिए नेत्र की लेंस में फोकस दूरी को सिलेरी मांसपेशियों द्वारा सही रखा जाता है। अगला क्वेश्चन है सूखी बर्फ यानी ड्राई आइस होती है ठोस कार्बन मोनोऑक्साइड या फिर कार्बन डाइऑक्साइड या सल्फर डाइऑक्साइड या हाइड्रोजन पेरोक्साइड? तो इसमें बी ऑप्शन आपका सही है। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को हम ड्राई आइस भी कहते हैं। जब इसे हम ओपन करके रखते हैं तो ये सब्लिमेशन करके सीधे ठोस से गैस में कन्वर्ट हो जाती है। इस तरह से जो सूखी आइस होती है, सूखी बर्फ होती है, वो कार्बन डाइऑक्साइड का ठोस कार्बन डाइऑक्साइड का टुकड़ा होता है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है, दही में किस प्रकार का अम्ल पाया जाता है? तो क्या लैक्टिक अम्ल पाया जाता है या साइट्रिक अम्ल पाया जाता है या ऑक्सैलिक अम्ल पाया जाता है अन्य? तो लैक्टिक अम्ल दही में पाया जाता है, इसलिए ऑप्शन राइट ए हो जाएगा आपका। साइट्रिक अम्ल पाया जाता है सिरके में, साइट्रिक अम्ल पाया जाता है आपके नींबू में, और ऑक्सैलिक एसिड पाई जाती है आपके टोमेटो में। तो इसलिए आपका आंसर ए इज द राइट आंसर। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और हमारा अगला क्वेश्चन है, किसी अम्ल में मुख्य रूप से एक परमाणु अवश्य मौजूद रहता है जो धातु से अपक्रिया कर एक गैस उत्पन्न करता है। तो अगर मैं अम्ल की बात करूं तो जितने भी अम्ल होते हैं उनमें सब में आपसे कह रहा है क्या हाइड्रोजन या ऑक्सीजन या नाइट्रोजन या अमोनिया, इनमें से कोई ना कोई एक परमाणु अवश्य ही रहता है। तो अगर आपको अम्ल की बात बताएं तो अम्ल देखिए, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, HNO3 है, नाइट्रिक एसिड, H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड, CH3, COOH, एसिटिक एसिड, इसी तरह से H2CO3 कार्बोनिक एसिड। आपको इन सब में एक चीज कॉमन जरूर दिख रही है, हाइड्रोजन। तो ये हाइड्रोजन जब भी धातु से क्रिया, मतलब एसिड जब किसी धातु से क्रिया करती है तो हाइड्रोजन गैस निकालती है, इसलिए इसमें ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन, क्योंकि सभी एसिड में हाइड्रोजन एक कॉमन परमाणु होता है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है, वास्तविक वस्तु का हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाने वाला दर्पण कौन सा होता है? क्या समतल उत्तल अवतल दर्पण होता है, या समतल अवतल दर्पण होता है, या उत्तल अवतल दर्पण होता है, या समतल उत्तल दर्पण होता है? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें। वास्तविक वस्तु का हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाने वाला दर्पण कौन सा है? तो वास्तविक वस्तु का हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाने वाला वस्तु जो होता है वो समतल और उत्तल दर्पण होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और हमारा अगला क्वेश्चन है, उत्तल लेंस की क्षमता होती है, क्या ऋणात्मक होती है, धनात्मक होती है, शून्य होती है या फिर अन्य होती है? तो इसमें आपको बता दूं, जो उत्तल लेंस होता है वो कुछ ऐसे आपको दिखता है, ऐसे ये उत्तल लेंस है। तो इसका जो फोकल लेंथ है वो इधर भी है और इधर भी होता है, दोनों तरफ फोकल लेंथ फोकस होती है। लेकिन जब कोई वस्तु किसी वस्तु से इसके ऊपर एक इंसिडेंट लाइट आती है तो ये ऐसे रिफ्रैक्ट होके अपने फोकस पर चली जाती है। अब इसमें आप बता सकते हैं कि क्या ये धनात्मक है पॉइंट या ऋणात्मक है? ये जो पॉइंट है या धनात्मक माना जाएगा या ऋणात्मक माना जाएगा? तो जो लेंस होता है उसके बीचों बीच का जो ये हिस्सा होता है, इस लाइन को बोलते हैं नॉर्मल, और ये आपका प्रिंसिपल पोल होता है। तो इसके इधर वाले सारे प्लस होते हैं और इसके लेफ्ट साइड में सारे निगेटिव होते हैं। तो यहाँ पर हमारी जो लाइट है वो आके मिलती है, इसलिए
ये सारे धनात्मक, इधर वाली साइड सारी धनात्मक होगी, तो लेंस की क्षमता को हमेशा हम धनात्मक लेते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि पहली बात तो क्षमता बराबर यानी पावर इक्वल टू होता है 1/f इन मीटर। अब जिधर f होगा उधर ही आपकी पावर आएगी, तो f अगर पॉजिटिव है तो पावर भी पॉजिटिव होगी, यानी क्षमता भी आपकी पॉजिटिव होगी, इसलिए ऑप्शन आपका धनात्मक होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है, पानी में डाली हुई छड़ी टेढ़ी दिखती है, इसका क्या कारण है? क्या परावर्तन, बी अपवर्तन, सी परावर्तन अपवर्तन दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो जो पानी में डाली हुई कोई भी छड़ी होती है वो टेढ़ी हमें दिखती है, क्या रीजन है? अपवर्तन होता है उसमें, प्रकाश का अपवर्तन के कारण उसमें ऐसा दिखता है। और आज का लास्ट क्वेश्चन हमारा है, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होता है मीटर या मीटर स्क्वायर, डायोप्टर या अन्य? तो लेंस की क्षमता का जो एसआई मात्रक होता है वो होता है डायोप्टर। इन लेंस की क्षमता को डायोप्टर में नापते हैं। और आज के इसी क्वेश्चन के साथ ये आज की एक क्लास खत्म होती है जीके क्विज की। इसी तरह से डेली मैं आपको जीके क्विज की एक क्लास कराता हूँ। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो और आपको इसमें क्वेश्चन आपको अच्छा लगा हो, जिसमें आप कोई इंटरेस्ट पैदा हुआ हो, तो बिल्कुल मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि डेली वीडियो जो मैं अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको फर्स्ट पहुंचे और फिर आप उससे अपने गेन को बूस्ट कर पाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।